आभार, नमस्कार। कोविड, कोरोना जो नाम दे लें, इन 1.5 सालों में, पौने 2 सालों में भांति भांति के वेरिएंट्स और भांति भांति के नाम, लेकिन कोरोना और कोविड ये 2 नाम उसके पहले लगता ही है। इसने पूरी दुनिया के जनजीवन को तबाह करके छोड़ा है। अगर पूरी दुनिया को देखें तो लाखों लोग इसके शिकार हुए, मर गए, करोड़ों के आसपास लोग इससे संक्रमित हुए। और कोरोना को से ठीक होने के लिए जो सारे प्रोटोकॉल बताए गए थे, उन प्रोटोकॉल में जो दवाएं चली, अब आ रहा है कि नहीं, उन दवाओं की ज़रूरत नहीं थी। इस तरह की बात कि प्लाज्मा थेरेपी होगा, प्लाज्मा दिया जाएगा, प्लाज्मा चढ़ाया जाएगा, नहीं चढ़ाया जाएगा। लेकिन ये सेकेंड वेव जो आया, उस वेव के ख़त्म होने तक अभी तो चल ही रहा है। जो एक नया आया वो है थर्ड वेव का खतरा। और फंगस एक नया आया कि ब्लैक फंगस जो है वो लोगों को तबाह कर रहा है। ये अभी नाम था, चौथा आ गया कि पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट। जो दवाएं चली रोगी को ठीक करने के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या पूरी दुनिया ने जो दवाओं का मानदंड तय किया, डॉक्टर्स ने उसी के हिसाब से दवाएं दी। इसलिए कि प्रोटोकॉल था वो दवाएं देनी थी। इसके अलावा पेशेंट को वहाँ जो ज़रूरत थी उसके हिसाब से जल्द रिकवर हो, जो दवा देनी चाहिए तो वो दवा उन्होंने दी। अब ये जो पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट है, भांति भांति के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। जो लोग ठीक हो चुके हैं उनको लग नहीं रहा है कि भाई क्या है, कैसे है, समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग जो समझदार लोग हैं डॉक्टर संपर्क कर रहे हैं, कुछ लोग मान के चल रहे हैं कि चलो इसी में जीवन कटना है, उससे दूसरी तरह के प्रभाव पड़ रहे हैं। बीच बहस में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और झारखंड ही नहीं, देश में अपना अलग स्थान रखने वाले 2 डॉक्टर हमारे पास मौजूद हैं। एक की उम्मीद कर रहे हैं ईएनटी एक्सपर्ट वो आएंगे। डॉक्टर संजय सिंह जो रिम्स में प्रोफेसर हैं, अच्छे फिजिशियन हैं, और डॉक्टर संजय कुमार जो न्यूरो सर्जन हैं। 2 लोग हैं, एक की उम्मीद कर रहे हैं। इन्हीं से हम पूछेंगे कि पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट क्या है और हमको क्या करना है। इसलिए कि हमारी जो दवाएं चली हैं उससे दिमाग भी प्रभावित हुआ है, न्यूरोलॉजी प्रभावित हुई है। इसलिए डॉक्टर संजय कुमार जी बताएंगे, और डॉक्टर संजय सिंह चूँकि फिजिशियन है, सारी चीज़ों को जानते हैं, इसलिए वो बताएंगे। डॉक्टर संजय जी, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने जो इलाज किया उस समय दोनों वेव आपने देखा, तीसरे वेव देखने की तैयारी में है। आप हॉस्पिटल छोड़ने वाले थे, सरकार ने कहा कि नहीं हम आपको छोड़ने नहीं दे सकते हैं, ज़बरदस्ती पकड़ के रखा। तो ये कुल मिलाकर के जो आपने देखा, जो आपने इलाज किया, आज जो कंप्लेंट्स आ रहे हैं पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट के, वो क्या है? पोस्ट कोविड कंप्लेन विभिन्न तरह के आ रहे हैं। एक तो कुछ लोगों की खांसी रह रही है, और कुछ लोगों में कुछ सुपर इन्फेक्शन के वजह से सिर में दर्द, चेहरे पे दर्द और खांसी, ये भी है। तीसरा है कुछ लोगों को डायबिटीज़ नहीं था और कोविड होने के बाद उनको डायबिटीज़ हो गया। और कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन हम लोग कहते हैं, वो भी नहीं था, वो भी हो गया है। और कुछ लोगों को जो सांस फूलने की प्रक्रिया थी वो कोविड के दरमियान ठीक हो गया, लेकिन फिर बाद में वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अधिकतर कंप्लेन इसी तरह के आ रहे हैं। तो ये जो कंप्लेन आ रहे हैं, ये कंप्लेन उनको किसी ने बताया कि पोस्ट कोविड इफेक्ट है तब आपके पास आ रहे हैं, या उन्होंने खुद फील किया कि हमको ऐसा है तो आपके पास आ रहे हैं? कुछ लोग को मालूम है शायद पोस्ट कोविड इफेक्ट है, लेकिन अधिकतर लोगों को ये मालूम नहीं है कि ये पोस्ट कोविड इफेक्ट है। वो आके कहते हैं कि हम लोग का कोविड हुआ, कोविड में इलाज हुआ, अब फिर इधर में प्यास ज़्यादा लग रहा था, कुछ डायबिटिक सिम्टम बताते हैं, तो जांच कराया तो डायबिटीज़ निकला। और जिसमें कोविड का इलाज चल रहा था उस समय नहीं था। कुछ लोगों का कहना है कि इलाज के दौरान उन्हें डायबिटीज हुआ और वो अभी चल रहा है। सिमिलर थिंग है इसके साथ, मेरे सब कुछ ब्लड प्रेशर के साथ। इलाज के दौरान ब्लड प्रेशर हुआ, कुछ लोगों का इलाज के दौरान के बाद ब्लड प्रेशर शुरू हुआ और आके रिकॉर्ड करते हैं तो बीपी में बढ़ा हुआ मिलता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सांस फूल रहा था, खांसी थी, सांस फूल रहा था, जो कोविड का इफेक्ट होता है फेफड़े में, उसे सीटी स्कैन में देखा गया तो वो था, और इलाज के दरमियान वो बहुत ही कम हो गया। इलाज बंद होने के बाद फिर वो बढ़ना शुरू हो गया। अच्छा जी, ये 4-5 सिम्टम हैं जो हम लोग ज़्यादा देख रहे हैं। और एक सुपर इन्फेक्शन जो वो फंगल इन्फेक्शन चला है वो तो है ही।
डॉक्टर संजय जी, दिमाग पर क्या असर पड़ा? इसलिए कि बड़ी संख्या में बताया जा रहा है कि लोग डिप्रेशन के शिकार हुए हैं, और CIP और रिनपास की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक वो संख्या लाखों में है जिन लोगों ने इलाज कराए, या जो लोग बीमार नहीं भी वो डिप्रेशन में चले गए। ये क्या है? हाँ, ये तो हम लोग देख रहे हैं कि डिप्रेशन का जैसा सिम्टम लेके। डॉक्टर संजय से थोड़ा सा। जी, ये आपने सही कहा जी कि अभी बहुत सारे पेशेंट्स में, जैसे डॉक्टर संजय सिंह ने भी कहा कि पोस्ट कोविड सिम्टम्स आ रहे हैं, मेडिकल प्रॉब्लम जो आ रहे हैं, ये न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कोविड-19, ये जो एक सेट ऑफ सिम्टम्स है। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है हेडेक। बहुत लोगों को, जैसे इन्होंने कहा कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर नहीं था, ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको पहले कभी इस तरह की कोई लॉन्ग टर्म जैसे माइग्रेन में हेडेक होता है ऐसा कुछ नहीं था, बट अभी उन लोग को हेडेक न्यू डेवलपमेंट है। और दूसरी चीज़ है कन्फ्यूजन, चक्कर आना। तीसरी चीज़ जो उनको प्रॉब्लम आ रही है वो है किसी पेशेंट्स को कन्वल्शन आ जा रहे हैं। तो हम लोगों को लगता है जो टिपिकल कन्वल्शन के कारण है कि ब्रेन में कीड़ा हो गया या और कोई कारण है, या मान लीजिए मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं कि एक्सेस शुगर हो गया या कम शुगर हो गया, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब इनको पहले कोविड इन्फेक्शन था, अब ऐसे पेशेंट्स में MRI CT स्कैन भी नॉर्मल आ रही है। अच्छा। और ऐसे लोगों में कन्वल्शंस भी आ रहे हैं जी। और दूसरी जो सबसे ज़्यादा समस्या अभी आ रही है वो बॉडी पेन, हम लोग माइल्जिया उसको बोलते हैं। पूरे बॉडी में पेन रहता है, और ये पेन, बाकी पेन किलर्स आप देंगे थोड़ा रेस्पॉन्ड करेगा, फिर नहीं करेगा, ये कंटिन्यूस पेन। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम जो हम लोग फेस कर रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम जो उभर के आई है, जो कि एक साइकेट्री हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, वो है स्ट्रोक। ब्रेन में स्ट्रोक, जो पहले जितनी मात्रा में एक डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर होने के कारण हमारे देश में स्ट्रोक के पेशेंट्स ज़्यादा हैं, बट पोस्ट कोविड स्ट्रोक के पेशेंट्स बढ़ गए हैं। और उसमें जैसे मैं आपको बताऊं कि जो वायरस है, हम लोग सब जानते हैं कि अगर टेक्निकली बात करें तो ACE2 रिसेप्टर्स के थ्रू जाती है। तो एक आम धारणा है कि ये रिसेप्टर सिर्फ लंग्स में है और इसलिए ये वायरस लंग्स में जाती है, बट मैं आपको बताऊं कि ये जो ACE2 रिसेप्टर है, ये लंग्स के जो टिश्यू में है जहाँ, वहाँ तो मौजूद है ही, बट जो ब्रेन में नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन, दो तरह के नर्वस सिस्टम, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन और पेरिफेरी, इनको जो सप्लाई करती है ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज, उनमें भी ये रिसेप्टर पाई जाती है। इसलिए जो बाकी प्रॉब्लम्स किसी कोविड पेशेंट्स को हो रहे हैं, उसके अलावा जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, ये इसी वजह से आ रहे हैं। और दूसरी एक तो ये रीज़न हो गई क्योंकि उनकी ये वायरस वहाँ पे मिलेंगे। कुछ पोस्टमार्टम स्टडीज़ भी हुए जिसमें ये पाया गया कि हाँ, नर्वस सिस्टम में वायरसेस पाए गए हैं। दूसरी जो है, ये वायरस जो नुकसान करके बॉडी के अलग अलग पार्ट में जिस तरह से प्रॉब्लम कर रहा है, वो ब्रेन में भी कर रहा है। हाइपर कोआगुलेबल स्टेट हम लोग बोलते हैं। ये वायरस जो है ब्लड को गाढ़ा कर देने का प्रवृत्ति है। तो उसके कारण आपने देखा कि कुछ लोगों को हार्ट अटैक भी आ गए। अब ये हार्ट अटैक को, जैसे कुछ कहा जाता था कि आपने वैक्सीन दिया हार्ट अटैक आ गया, वो शायद वो ना हो, बट बहुत लोगों को कुछ प्रकार की वैक्सीन देने के कुछ दिनों के बाद ये नोटिस की गई है, ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं। हो सकता है कि ये प्रो थ्रोम्बोटिक होने के कारण यंग पेशेंट्स, 25 साल में हार्ट अटैक, शायद इस रीजन से रहा हो। ब्रेन में ये बड़ा कॉमन देखा गया है कि वहाँ जाके छोटे छोटे वो कैपिलरीज रहते हैं, उसको जाके उसने ब्लॉक कर दिया। तो ये स्ट्रोक सिम्टम्स काफ़ी आए। तो ये कुल मिला के इतने प्रॉब्लम जो है, और एक तो कोविड था, कोविड के बाद में जो पोस्ट कोविड सिम्टम, जिसको हम लॉन्ग कोविड बोलते हैं, वो सिम्टम्स लोगों में हैं ही। ये कुल मिला के डिप्रेशन का कारण किसी भी परिवार में है, चाहे उस पर्टिकुलर उस व्यक्ति को हो या उसके परिवार में। अगर एक भी परिवार का व्यक्ति कोविड के पोस्ट कोविड लक्षण से ग्रसित है तो पूरा परिवार तो चिंतित हो ही जाता है, लेकिन जिसको कोविड रहा है उसको ये डिप्रेशन होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से जो डिप्रेशन की बात आपने कही कि मेंटल हॉस्पिटल से बहुत पेशेंट्स बढ़ गए हैं, बिल्कुल सही बात है। इसमें एक बात जो आपने बताई उसमें हम थोड़ा सा और जानना चाहेंगे, वो ये कि अपने यहाँ झारखंड में पोस्टमार्टम से ये चीज़ें डिटेक्ट करने की टेक्नोलॉजी है क्या, लोग जानते हैं क्या, या दूसरी जगह दुनिया के दूसरे देशों में, या जो मेट्रोज हैं वहाँ पर पोस्टमार्टम हुए तो वहाँ पता चला। एक दूसरे ये उसी के साथ जुड़ा हुआ है
कि जो सिम्टम्स लेके जा रहे हैं वो सिम्टम्स कोविड के बाद लेके जा रहे हैं कि हमको कोविड हुआ था इसलिए ऐसा हो रहा है, कि उनको कोई नया सिम्टम डेवलप किया इसलिए आप क्या दिखाने लगे। उसी से जुड़ा हुआ तीसरा जो जरूरी चीज़ है वो ये कि इसके लिए तो जांच बहुत बड़ी बड़ी करानी पड़ती होगी, तब पता चलता होगा। पहले सवाल का जवाब ये है कि पोस्टमार्टम की जो व्यवस्था झारखंड में गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी थी कोविड पेशेंट्स की पोस्टमार्टम करने वही के तो। लेकिन ये जो मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ ये वर्ल्ड के विभिन्न देशों में जो हायर सेंटर्स में जो लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स पे स्टडी की गई है उसके आधार पे ये मैंने आपको बताई। तो झारखंड में पोस्टमार्टम कोविड पेशेंट्स में अलाउड नहीं। अगर हो तो ये हमारे पास है क्या, माने इस ढंग के एक्सपर्ट्स हैं और इस ढंग की टेक्नोलॉजी है क्या हमारे पास कि हम निकाल सकते? हमारे पास में एक्सपर्ट्स और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर हमारे लॉज परमिट करते हैं और ये स्टडी तो कोई भी इंस्टीट्यूट टेकअप कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि उनकी एकेडमिक एपेटाइट कितनी है। तो कोई भी ये कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिशन हायर सेंटर्स में तो दे ही रहे हैं। हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य तो रिसर्च इंस्टीट्यूट ही है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हमारे पास जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो रिम्स है। और अगर वहाँ के लोग टेकअप, हालांकि थोड़ा सा और प्लस कर दें तो जितना प्राइवेट हॉस्पिटल सब में लिखा हुआ रिसर्च वो तो मैं बताऊं वो मिसनोमर है। और रिसर्च की बात करते हैं तो इसकी बहुत बड़ी व्याख्या होगी और उस पर बहुत बड़ी डिस्कशन हो सकती है, बट वो अलग है। और दूसरी सवाल जो आपने पूछा कि लोग वही सिम्टम लेके आ रहे हैं या फिर उनको हम लोग बताते हैं कि क्या, कुछ लोग तो वो सिम्टम लेके आते हैं। और जब अभी बल्कि मैं आपको बताऊं कि हमारे जो हम लोग पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं तो पूछते हैं डायबिटीज़ है क्या, ब्लड प्रेशर है क्या, थायराइड है क्या। अब एक सवाल उसमें निश्चित रूप से हम सारे डॉक्टर्स जोड़ दे रहे हैं कि आपको कोविड हुआ था क्या। क्योंकि हम ये जान रहे हैं खासकर के न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में कि अगर इनको कोविड हुआ था तो शायद कहीं ये सिम्टम हो सकता कोविड से तो लेना देना नहीं है। तो डॉक्टरों के जो हिस्ट्री टेकिंग में एक सवाल और जुड़ गया है और सही है ये जुड़ना, क्योंकि बहुत बार बहुत पेशेंट्स कोविड के बारे में जानकारी छिपाने की कोशिश क्यों करते हैं मालूम नहीं, बट छिपाते हैं। आपको कोविड हुआ था क्या? नहीं हल्का फुल्का हुआ था ऐसा। तो किसी चीज को जैसे लोग एक सोशल स्टिग्मा जिसको बोलते हैं इस तरह से, जैसे मिर्गी के बारे में लोग बात करते हैं, नहीं हमको नहीं, ये हमको हल्का। तो उसी तरह से पता नहीं क्यों लोग कोविड के बारे में छिपाना चाहते हैं। बट अगर किसी को कोविड हुआ है तो अपने डॉक्टर को सबसे पहले जाके बताएं कि हमें फला मंथ में कोविड हुआ था और मैं इसके लिए हॉस्पिटलाइज था, सीरियस था, या हॉस्पिटलाइज था कम सीरियस था, हॉस्पिटलाइज था सांस में प्रॉब्लम नहीं थी, हम नॉर्मल केयर से निकल गए, या हम हॉस्पिटलाइज नहीं थे, हम घर में ही मैनेज हो गए, 3 दिन में ठीक हो गए, 4 दिन में ठीक हो गए। ये 4 प्रकार की इंफॉर्मेशन किसी भी डॉक्टर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उससे डॉक्टर अपने स्पेशलिटी के काम की बातें, कॉम्प्लिकेशन सारे, कोविड ने किसी बॉडी के ऑर्गन को नहीं छोड़ा है और अभी बहुत सारी बातें नहीं पता है। तो जैसे जैसे समय बीतेगा तो ये लाजमी है कि हर एक डॉक्टर अपने मरीज से ये पूछे कि आपको कोविड हुआ था और कितना तक था। कुछ लोगों को हम लोग देख रहे हैं वैक्सीनेशन के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, बट वो नगण्य है और इससे इस बात को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आम जनता को वैक्सीनेशन लेना है कि नहीं लेना, बिल्कुल लेना है। उस पर तो आएंगे हम, वैक्सीनेशन पर आएंगे, वैक्सीनेशन पर तो आएंगे। तो ये जो लोग हमने एक और हमने देखा है कि लोग प्रेजेंट किए स्ट्रोक लेके और तब हम लोग को पता चला कि हाँ इनकी बाकी पहले कोई बीमारी नहीं थी और कोविड थी। तब हम लोगों ने जब पता करने की कोशिश की क्या इनको हार्ट की भी कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो कुछ लोगों को शायद वहाँ भी प्रॉब्लम आई थी। मतलब बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन में इफेक्ट देखने को मिला है और तो सीधा इमरजेंसी में आते हैं ब्रेन हैमरेज लेके या स्ट्रोक लेके। तो ये चीज़ें देखने को अभी ज़्यादा मिली है। जी डॉक्टर साहब, ये संजय जी, कोविड के पहले भांति भांति की तकलीफ लेकर के लोग आपके पास जाते थे। कोविड में मैक्सिमम लोग कोविड के जो लक्षण है उसी को लेकर के गए। कोविड थोड़ा ढीला कह सकते हैं, लगभग लोग स्थिर हो रहे हैं। अब जो पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें अगर संख्या का वर्गीकरण करें, किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं? नॉर्मल वायरल पेशेंट्स आ रहे हैं, वायरल के, बैक्टीरिया के, या सामान्य रोग जो होता है उसके आ रहे हैं, या पोस्ट कोविड इफेक्ट वाले आ रहे हैं?
पोस्ट कोविड इफेक्ट वाले भी आ रहे हैं, न्यू वायरल इन्फेक्शन के भी आ रहे हैं, जिसे फ्लू हम लोग कहते हैं। दोनों को कैसे डिफरेंट कैसे करें, लोग कैसे समझे इस चीज़ को, ये बताना जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को, आम लोगों को बस ये जरूर मालूम होना चाहिए, अगर फीवर के साथ फीवर हुआ और उसके साथ बॉडी एक बहुत ज़्यादा है तो उसको हम लोग फ्लू कहते हैं जी। अगर फ्लू रहे तो तो ये सोचना चाहिए कि हो सकता है कि कोरोना हुआ हो। टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। अगर निगेटिव है, मैं फ्लू को रिलेट करता है कोरोना से। कोरोना तो एक फ्लू ही है। हम कह रहे हैं कि जो सामान्य फ्लू जो कोरोना के पहले था, वो अभी जो कोरोना आ गया उसके साथ, तो फ्लू है तो फ्लू भी सिर्फ हो सकता है, जुकाम सिर्फ हो सकता है, लेकिन कोरोना की भी गुंजाइश है, इसलिए सतर्कता बरतें ही बरतें। जी जी। करना क्या चाहिए? करना तो वही टेस्ट कराना चाहिए। ठीक है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को अगर पूरे शरीर में दर्द है, फीवर है जी, और अचानक शुरू हुआ है बॉडी एक के साथ, तो सोचना चाहिए कि ये कोरोना हो सकता है। इसके लिए जाके RT-PCR टेस्ट या एंटीजन टेस्ट ये जरूर करा लेना चाहिए। समस्या दूसरी ये उठती है कि ये निगेटिव है या ये पॉजिटिव, निगेटिव रहने पर भी पॉजिटिव माना जाता है। पहले तो 30% लोग होते थे फॉल्स निगेटिव और अभी तो 50% हो रहे हैं। तो वो है कि अदर फिर सिम्टम हम लोग देखते हैं। और अगर अदर फ्लू, जैसे अभी डेंगू भी बहुत मिल रहे हैं पेशेंट और चिकनगुनिया के भी मरीज बहुत आ रहे हैं, तो इन वायरस का भी हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। इसमें भी बॉडी एक, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत रहता है बॉडी एक। और अगर बहुत लोगों में पॉजिटिव निकला तो मान के चलते हैं कि ये डेंगू का है, ये चिकनगुनिया का है। अगर नहीं रहता और सांस फूलना ये इफेक्टेड हो रहा है, रिस्पिरेटरी सिस्टम ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि मोस्ट लाइकली ये सीरो निगेटिव, मैंने फॉल्स निगेटिव ये है, फॉल्स निगेटिव कोरोना है। जी जी, ऐसा ही हम लोग मानते हैं। तो अगर ये अनुपात देखा जाए तो अनुपात क्या है आपके यहाँ रिम्स में जो आप पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं, या आपके यहाँ जो नंबर्स बताया जाता है उसमें क्या अनुपात है? अभी तो कोरोना के बहुत कम आ रहे हैं। लेकिन और जो जनरल फ्लू है, जनरल वायरस की, वो ज़्यादा आ रहे हैं। और इन दोनों के बीच में ये डेंगू और चिकनगुनिया भी आ रहे हैं। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं बोलना ये चाह रहा था कि अभी मेडिकल प्रैक्टिस में थोड़ी चेंज भी आने लगी है, आने की ज़रूरत भी है। पहले कभी कुछ फीवर होता था तो बाकी जो टेस्ट करते थे डेंगू की या चिकनगुनिया की जो भी, अब उसमें एक और जुड़ जाएगा, आपको RT-PCR कराना ही कराना है। एक तो ऐड हो गई। अब दूसरी बात है कि अगर नॉर्मल फ्लू, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये जो बाकी पहले वाले फ्लू जो होते थे वो भी कोरोना वायरस से ही होता था, क्योंकि ये नोवेल कोरोना वायरस था इसलिए नाम इसका चेंज किया गया। तो वो जो टेस्ट अभी कर रहे थे, जिस स्ट्रेन से पॉजिटिव आ रही थी, उसका स्ट्रेन के बारे में यही कहा गया था कि गले में जाकर निवास करता है और तब नीचे जाता है। अभी क्या है, वो डायरेक्ट नीचे चला जा रहा है। तो आप टेस्ट तो गले से ही कर रहे हैं और गले में उसका टेस्ट में वायरस अगर नहीं मिला, तो पहले था कि नहीं अगर है तो आप निश्चिंत मानिए कि आपको कोविड नहीं है। अब है कि अगर आपका टेस्ट नेगेटिव है तो आप निश्चिंत मत मानिए कि आपको कोविड नहीं है। ये एक समस्या डॉक्टरों के लिए भी आ गई है, मरीजों के लिए भी आ गई है। और खास करके अस्पताल के संदर्भ में है कि अगर नेगेटिव है तो उसको आप आम मरीजों के बीच में ही भर्ती कर दे रहे हैं, और उसको अगर लंग्स में वायरस है तो सबको फैला देगा। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम भी आ गई है, चाहे सरकारी अस्पतालों में हो चाहे प्राइवेट में हो। तो डॉक्टर करे क्या? कुछ प्राइवेट अस्पतालों में और गवर्नमेंट अस्पतालों में भी अभी क्या हुआ है, सेग्रीगेट कर दिया गया है। इस तरह के कुल मिला के ये है कि अगर सीरियस सिम्टम्स है, पहले फ्लू होता था 2-4 दिन में कम हो जाता था, अगर ज़्यादा सिम्टम्स है और ख़ास करके सांस संबंधित सिम्टम ज़्यादा हैं, तो आप उनको कोविड की तरह ही ट्रीट करिए। और उनके जो हम लोग ब्लड पैरामीटर्स करते हैं, D-डाइमर, फेरेटिन और वो सारी जो हम लोग करते हैं CRP, उसके हिसाब से करेंगे। अब सिर्फ CRP तो सारे फ्लू में बढ़ जाता है। तो एक क्लिनिकल डिसीजन लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिम्टम्स अगर आउट ऑफ प्रोपोर्शन है जो पहले फ्लू में हुआ करते थे, और पेशेंट अगर ज़्यादा डिटेरियोरेट कर रहा है, तो कोविड की तरह ही उसकी इलाज होती है, अगर नेगेटिव आया फिर भी। और ऐसे लोगों को मेरी समझ से अभी भी आइसोलेशन वार्ड में रखनी चाहिए, क्योंकि कोविड नहीं भी है, दूसरी तरह के फ्लू है, तो उससे भी तो
दूसरे लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है। प्रोटेक्शन हम पीपी किट पहन के करते थे वो, और पहले भी फ्लू होती थी बट पीपी किट नहीं पहनते थे। तो फ़र्क इतना ही है कि सीरियस पेशेंट्स, ज़्यादा सिम्टम वाले पेशेंट्स को उसी तन्मयता, उसी प्रिकॉशंस के साथ इलाज करनी चाहिए जैसे हम कोविड को किया करते थे। एक चीज़ जो ये आम धारणा है कि इतने बड़े चुनाव हुए बिहार में इतना ज़्यादा भयंकर पेंडेमिक नहीं, मैंने सब लोग जो है एंटीबॉडीज डेवलप कर गया है, इसलिए अब उसकी ज़रूरत नहीं है। ये हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे ज़रूरत क्या है, इसलिए कि हमारे और आपके डिस्कशन के लिए है नहीं, ये तो हमारे दर्शकों के लिए है ताकि वो जाने और वो उसके हिसाब से आगे बढ़ें। दूसरे ये कि जो हमारे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हैं वहाँ पर कोई इस तरह की फैसिलिटी नहीं है जिस फैसिलिटी से वो जो है वहाँ पर इन चीज़ों को समझ सके और ट्रीटमेंट आगे बढ़ सके, है ना। तो आप डॉक्टर संजय सिंह बताइए क्या हो सकता है, इसमें क्या करना चाहिए। देखिए, वायरल इन्फेक्शन में एंटीबॉडी तो है, वो पैरामीटर है कि वैक्सीनेशन हुआ है, और हम लोग तो देख रहे हैं कि जिनको वैक्सीन पड़ा है उनको भी री इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन सीवियरिटी उतनी नहीं रहती है, सीवियरिटी कम रहती है। मॉर्टेलिटी रेट जो वैक्सीनेटेड पर्सन है उनमें कम है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन है। पेरिफेरी में इसका मैनेज करने के लिए यही है कि जनरली अभी भी जो हम लोग के यहाँ पेशेंट आ रहे हैं वायरल सिम्टम लेके, घर के 3-4 लोग एक साथ पहुँच रहे हैं कि सबको एक साथ हो गया है। लेकिन अगर किसी को फेफड़े में कोई फाइंडिंग मिलता है, चेस्ट में, तो उसको सेपरेट कर देना चाहिए और उस फैमिली मेंबर को भी सेपरेट करके। ये आपके पीएससी में नहीं है ना सुविधा? पीएससी में मान लीजिए कि हम चेस्ट में अस्कल्टेट कर रहे हैं, चेस्ट में कुछ फाइंडिंग मिल रहा है और सारा सिम्टम है फ्लू का, फ्लू तो सब फ्लू है, लेकिन अगर फ्लू के सिम्टम के साथ अगर चेस्ट में, स्टेथो में सिम्टम मिल रहा है, तो उनको जब तक कि ये प्रूव ना हो जाए ये नहीं ही है, उनको आइसोलेट करना चाहिए और उनके फैमिली मेंबर को भी जैसे पहले हम लोग आइसोलेट करते थे वैसे करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, हमारे साथ डॉक्टर आर.के. झा जुड़ गए हैं जो ईएनटी के एक्सपर्ट हैं, सीसीएल में सीएमएस से रिटायर किए हुए हैं। स्वागत है आपका। डॉक्टर झा, एक चीज़ जो जानना चाह रहे हैं, हम लोग बात करें पोस्ट कोविड इफेक्ट पर, तो आपके जो अपने अनुभव हैं, आपके यहाँ तो बहुत सारे लोग कोविड से परेशान रहे, तो पोस्ट कोविड इफेक्ट पेशेंट्स जो आ रहे हैं और आपके यहाँ घर में जो हुआ, दोनों के बारे में थोड़ा बताइए तो, ताकि हमारे दर्शक जान सकें। पोस्ट कोविड में हम अक्सर देख रहे हैं कि हमारे पास मरीज आते हैं, गले में कुछ फंसा हुआ है, फीलिंग लगती है, हालांकि एग्जामिनेशन करने पर कुछ मिलता नहीं है। इसको हम लोग ग्लोबस फेरेंजियस कहते हैं बेसिकली मेडिकल टर्म में, लेकिन हमेशा पेशेंट कहेगा नहीं सर कुछ अटका हुआ है, कुछ फंसा हुआ लग रहा है, स्वेलिंग में दिक्कत बताते रहते हैं कि नहीं निगलने में दिक्कत होती है, जबकि एग्जामिनेशन में और अदर इन्वेस्टिगेशंस करने पर कोई फाइंडिंग नहीं मिलती है। तो हम लोगों को रीएश्योर करना पड़ता है पेशेंट को, नहीं ये ऐसा कुछ नहीं है, कोविड था ठीक हो गया है, अभी गला भी ठीक लग रहा है, थोड़ा सा फेरिंजाइटिस पोस्ट कोविड ज़्यादा मिल रहा है, स्पेशली ग्रेनुलर फेरिंजाइटिस, दाना दाना दिखता है। अब पेशेंट बहुत कॉन्शियस रहता है, इसलिए अपने भी मुंह खोल कर आईना में आकर के देखते रहते हैं, तो दाना दिखाई देने पर और डर जाता है कि कुछ है, बट दैट इज ग्रेनुलर फेरिंजाइटिस, एक तरह का फेरिंजाइटिस है एंड दैट कैन वेल बी ट्रीटेड, मैनेज। हम लोग बोलते भी ठीक है गार्गल करिए, और नहीं तो नमक पानी से ही करिए, लेकिन रेगुलर उसको मेक इट ए हैबिट की गार्गल करना है। और इस तरह से पेशेंट को रीएश्योरेंस सबसे बड़ी चीज़ है कि नो यू आर नॉट हैविंग एनीथिंग, कुछ गड़बड़ नहीं है, आपकी जो प्रॉब्लम है अब ठीक हो गई है, कुछ है जो ग्रेनुलर फेरिंजाइटिस वगैरह टाइप की छोटी छोटी चीज़ है उसको ठीक हो जाएगा। और कुछ हम लोग रीएश्योरिंग मेडिसिन भी देते हैं, स्पेशली विटामिन देते हैं कि चलो कुछ प्लेसिबो टाइप का काम करें, अदरवाइज ठीक रहता है। दूसरे ये जो हम जानना चाहते हैं कि कोविड हुआ, कोविड में खांसी रही, उस समय जो कफ आता था नहीं आता था, अभी जो है एक दिन 2 दिन बाद या दिन भर में 2 बार 3 बार बहुत जोर से खांसी आती है और कफ भी निकलता है। पोस्ट कोविड की हम बात कर रहे हैं, कोविड में था, पोस्ट कोविड एकदम ठीक ठाक हो जाने के बाद 2-3 रिपोर्ट जांच कराने के बाद, वो क्या है? ये एक्चुअली पोस्ट नेजल ड्रिप हम लोग होता है, नाक के पीछे से कुछ सिक्रेशन जाती रहती है जिसको कि पेशेंट खखार करके चाहता है। खांसी आने पर वो होता है, खांसी आती है बहुत जोर से, खांसी आती है तब निकलता है, स्टिमुलेट करता है। एक्चुअली पोस्ट नेजल ड्रिप जो है वही खांसी को स्टिमुलेट करता है, नीचे जाती है, उसके चलते स्टिमुलेशन होता है। तो इस सब केस में हम लोग जैसे स्टीम इनहेलेशन बहुत बार किया रहता है, पेशेंट बहुत ज्यादा किया रहता है, अच्छा, दैट इज ऑल्सो हार्मफुल कि बहुत दिन से कर रहा है, बहुत ज्यादा कर रहा है, इतना ओवर कॉन्शियस है कि पोस्ट कोविड भी कर ही रहा है, लोग मना करते हैं मत करो, हो गया दैट इज एनफ।
तो नहीं, ये थोड़ा बढ़िया से बताइए, क्या है कि अभी भी चल रहा है। सबसे आसान लोगों को लगता है कि खांसी आ रही है। जी, तो बहुत ज़्यादा स्टीम इनहेलेशन भी नहीं लेना चाहिए। नेजोफेरिंग्स का भी एक कैपेसिटी है ना, उसका जो अपना नॉर्मल एपिथेलियम है वो डिस्ट्रक्शन होता है, तो इसलिए ऐसा नहीं होना कि बहुत ज़्यादा खांसी आ रही तो अब खूब इनहेलेशन लेते रहने ले। तो पोस्ट नेजल ड्रिप के चलती हो तो नेजल ड्रॉप वगैरह देते हैं, तो यूजुअली हम लोग जो नॉर्मल नेजल ड्रॉप देते हैं वो कोशिश करते हैं वो नहीं देने का, क्योंकि हैबिट फॉर्मिंग हो जाता है, लंबा लेता है पेशेंट, 2 महीना 3 महीना तो कोविड के पोस्ट को भी लिए रहता है। तो सेलाइन नेजल ड्रॉप हमारे पास आया हुआ है, तो हम लोग बोलते हैं ठीक है नेजल ड्रॉप, बिकॉज द पेशेंट गेट्स हैबिचुएटेड कि नहीं कुछ डालने से ठीक लगता है सर, नाक खुला खुला लगता है, तो हम लोग सेलाइन नेजल ड्रॉप एडवाइस करते हैं, इसको डालो कोई बात नहीं, लेट करके अच्छा से डालना है, डाल करके टर्न योर हेड टू वन साइड सो दैट यूस्टिचियन ट्यूब वगैरह भी खुला रहे, तो पेशेंट को फीलिंग लगती है कि नहीं अब मेरा जो है नाक खुला हुआ है, ठीक लग रहा है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शंस का फीलिंग, ब्रेथलेसनेस का फीलिंग जो है वो बहुत परेशान किया रहता है लंबा टाइम, तो उसका फीलिंग ही जो रहता है कि नहीं मेरा नाक बंद हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, दैट हैज़ टू बी टैकल, उसको जरूर करना चाहिए टैकलिंग हमको। अभी इस तरह के मामलों जो पोस्ट कोविड के मामले में आपने किस सीरियस पेशेंट को देखा और ट्रीटमेंट में क्या समय लगा, ये अगर गले के मामले में बताएं। पोस्ट कोविड तो पेशेंट्स तो आते रहते हैं, क्योंकि गला ही मेन सिम्टम्स लगता है, उसको कुछ अटक गया है, कुछ फंस रहा है, कुछ खाने में निगलने में दिक्कत हो रही है, तो उस सबको तो हम बोले कि जैसा मैं बोला कि रीएश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। एग्जाम ऑफ कोर्स आफ्टर थोरो एग्जामिनेशन आप गला देखिए, जांच करिए, उसके बाद रीएश्योर करिए पेशेंट्स को नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसके बाद भी फीलिंग लगती है तो हम लोग तो पोस्ट कोविड गार्गल तो उसमें कोई कैजुअलिटी हुई क्या, पोस्ट कोविड वाले में से कोई कैजुअलिटी की जानकारी मिली क्या, जो आपके यहाँ आए बहुत लंबा चला उनका ट्रीटमेंट नहीं बच सके? अब पोस्ट कोविड हमारे यहाँ ऐसा कुछ मेरे को एक्सपीरियंस क्या डॉक्टर पोस्ट कोविड में ये कैजुअलिटी हो रही है? पोस्ट कोविड में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और डेथ मैंने देखा है, यंग एज में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ और डेथ हो गया। तो क्या सिम्टम होता है मायोकार्डियल? वो तो वही चेस्ट पेन होता है, हार्ट अटैक। एक तो कहते हैं आप लोग सीवियर हार्ट अटैक को कोई मौका ही नहीं देता है, और एक होता है कि जो मौका देता है कि आपको दर्द हो रहा है आप डॉक्टर के पास जाइए, गैस से हो रहा है या जिससे हो रहा है डॉक्टर, वही उसी तरह के सिम्टम्स इसमें भी आती है। जो भी सिम्टम्स, ये तो देखिए कोविड के कारण ये हुआ ना कि कोगुलेशन बढ़ जाती है तो आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। नहीं डॉक्टर साहब, एक चीज़ हम बहुत क्लियर करना चाहते हैं, बहुत गड़बड़ हो जा रहा है आजकल। वो गड़बड़ ये है कि गैस की वजह से भी चेस्ट में पेन होता है, लेकिन चेस्ट के कारण भी चेस्ट में पेन होता है, तो गैस वाले के चलते लोग अपने हिसाब से कोई रेंटिन खा लिया, कोई जिंटेक खा लिया, कोई पेंटाप्राजोल खा लिया, और 10 दिन के बाद सोचा कि अब जाएंगे डॉक्टर के, अब जाएंगे इसी से ठीक हो जाएगा, उसमें केस बिगड़ता चला जाता है। ये क्लियर करिए। बिल्कुल ये डेंजरस सिचुएशन है डॉक्टर साहब, उसमें ज़्यादा ऐड करेंगे। मैं एक जो एक्सपीरियंस देखा हूँ ये कि जो नॉर्मल गैस की प्रॉब्लम जिनको होती है और वो बोलते हैं हम गैस की दवा खा ली हम ठीक हो गए, ये वाली दर्द उससे थोड़ा भिन्न होता है जी, नंबर 1 जी। नंबर 2, हम लोग मेडिकल प्रोफेशन में हमेशा डिस्कस भी करते हैं कि चेस्ट का पेन, चेस्ट का कोई प्रॉब्लम पेट दर्द के रूप में आ सकता है, और पेट का कोई प्रॉब्लम चेस्ट पेन के रूप में आ सकता है। तो दोनों पड़ोसी है, बीच में खाली एक डायफ्राम होती है जो सेपरेट करता है। तो जहाँ भी थोड़ा सा अब नॉर्मल सिम्टम्स आए तो उसको चेक करा लेना चाहिए, रूटीन टाइप का है। लेकिन आम आदमी क्या करता है, कह रहे हमको बाकी दिन जो होता है वही ये भी हो रहा है, और उसको नेग्लेक्ट करते हैं, और फिर जब लेट हो जाता है तब तो हार्ट डैमेज हो जाती है। फिर डॉक्टर साहब बताएंगे इस बारे में। अधिकतर लोग जो आपने भी बताया गैस का, ये बहुत कॉमन है प्रॉब्लम है, और अधिकतर लोग यही कहते हैं कि गैस का प्रॉब्लम। अभी तो सारे दुकानदार जो हैं दवा वाले ना, वो तो डॉक्टर हैं। जी। सारे डॉक्टर हैं, वहाँ लोग जाता है वो दवा निकाल के देते हैं। वो गैस की दवा बहुत कॉमन है जी। चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो, इंक्लूडिंग हेडेक में भी लोग कहते हैं कि गैस का दवा खाए तो आराम हो गया। इसमें बहुत सारे पेशेंट जिनको हम लोग देखते भी हैं कि एपिगैस्ट्रिक पेन या सेंट्रल चेस्ट पेन बोला, उन्होंने बताया कि दवा खाने से थोड़ा आराम है, लेकिन जांच के दौरान मिलता है कि उनको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको आम आदमी हार्ट अटैक कहते हैं, वो है। ये सबसे ज़्यादा तंग करता है अगर रात में खाने के बाद लोगों को चेस्ट पेन हुआ, तो लोग फ़ोन से बात करते हैं कि खाने के बाद हो गया है, गैस की दवा खा लिए हैं, अब देख डॉक्टर भी के पास फ़ोन करते हैं तो सोचते हैं खाने के बाद हुआ है तो हो सकता है ये जो गैस का पेन कहते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज हो सकता है। लेकिन रात के समय में अगर चेस्ट पेन हो तो ज़रूर जाएं डॉक्टर के यहाँ और जांच करवा लें। मैंने मोर देन 15-16 पेशेंट को देखा है जो रात में बताया कि चेस्ट पेन है और सवेरे फिर वो नहीं देख पाए। तो गैस की दवा
ले लें वो अलग चीज़ है, लेकिन रात में अगर चेस्ट पेन हो तो ज़रूर जाके दिखाएं। ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसे आम भाषा में हार्ट अटैक कहते हैं वह तो नहीं, वो नहीं है, देख लेना चाहिए। ये बहुत कॉमन है और हम लोग अपने मित्रों के बीच में जब गप करते हैं तो सप्ताह में 1-2 ऐसे केस मिलते ही है जो लोग समझते हैं कि ये गैस है, लेकिन उनका हार्ट अटैक के कारण वो पेन था या डिस्कम्फर्ट था। इस बीच में 1.5-2 साल में, जिसको कोरोना पीरियड हम कह सकते हैं, उस पीरियड में इस तरह के केसेस से हार्ट के पेशेंट आए क्या आपके यहाँ? कितने का वो हुआ, कैजुअलिटी हुई और कितने ठीक होकर चले गए, एक अंदाज? नहीं, हाँ एग्जैक्ट डाटा तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरे नॉलेज में जो हम लोग से क्लोज थे, यंग थे, कोविड हुआ था, ये एकदम बहुत यंग तो एक या दो हैं, मिडिल एज के लोग अधिकतर हैं, और उनको पोस्ट कोविड एमआई हुआ और वो सकम कर गए। ऐसा तो बहुत लोग मिले। आपके यहाँ डॉक्टर साहब? ये बहुत बार देखा गया, खास करके यंग पेशेंट्स, उनको सांस लेने में दिक्कत हुई तो लगा कि ठीक है अस्पताल जाना चाहिए, और अस्पताल पहुंच नहीं पाए क्योंकि एम्बुलेंस उनको मिल नहीं पाई। और यही टिपिकल जो होता है, घर में 2 दवाई लोग आराम से ले लेते हैं, एक पैरासीटामोल और एक गैस की दवाई। तो गैस की दवाई को ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करना हम लोगों को बंद करना चाहिए और चेक करा लें, ये इम्पोर्टेंट है। और यंग पेशेंट्स को खास करके, किसी ने कहा कि हम बैडमिंटन खेले उसके बाद हो गया, और ये खाना खाने के बाद तो बड़ा कॉमन है, क्योंकि ये हम लोग सब जानते हैं कि खाना जब खाते हैं तो पूरी ब्लड जो है चली जाती है पेट में खाना पचाने के लिए, और हार्ट में अगर थोड़ी सी ब्लड की मात्रा कम हुई तो हार्ट अटैक के रूप में परिवर्तन आ सकता है। तो ये अभी कम हुआ है, ये मेरे ख्याल से कोविड ख़त्म होने के 2 महीने तक ये प्रॉब्लम ज़्यादा थी, अभी थोड़ा कम हुआ है। करना क्या चाहिए? करना यही चाहिए कि अगर खास करके जिनको कोविड हुआ है उनको अगर इस तरह के लक्षण आ रही है, और खास करके मैं बता रहा हूँ कोविड के पेशेंट्स जो है ज़्यादा एस्पिरिन खा रहे हैं अभी, या उनको खून पतला करने के लिए, तो डॉक्टर ने एडवाइस किया हुआ तब ना खा रहे? बिल्कुल। तो ये तो प्रोटेक्ट कर रहा है ब्रेन के स्ट्रोक को भी और हार्ट के स्ट्रोक को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन उसमें कभी कभी क्या होता है, एसिडिटी ज़्यादा होती है एस्पिरिन खाने से, तो लोग अगर ऐसी प्रॉब्लम हुई तो लोग सोचते हैं कि हम एस्पिरिन खा रहे हैं तो हमको गैस की दवा खा लेनी चाहिए। यहाँ पे फिर वही कंफ्यूजन आ जाती है। अगर कोई पेन ऐसा है जो कि डॉक्टर साहब ने जैसा बोला कि अगर एक जगह उंगली लगा के कहीं बता रहे हैं कि पेन है तो शायद वो कुछ और पेन हो, बट ऐसा मुट्ठी रख के अगर बोल रहे हैं कि सेंटर ऑफ चेस्ट में पेन हो रही हो तो वो पेन हार्ट अटैक की होनी ज़्यादा है। और ख़ास करके अगर ये प्रॉब्लम कंधा और बाएं तरफ और यहाँ जबड़े में से आ रही है, नॉर्मल वाले गैस की प्रॉब्लम से हट के अगर थोड़ी सी भी हो रही, तुरंत ईसीजी तो करा लें, आजकल बड़ा इजीली अवेलेबल है नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके। तो जो भी प्रॉब्लम हो आज के तारीख में खास करके पोस्ट कोविड पेशेंट्स में चेक करा लेना ज़्यादा बुद्धिमत्ता है। हाँ डॉक्टर साहब, हम लोग वैक्सीन पर लौटे हैं, आपके यहाँ जो जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? पोस्ट कोविड आजकल हम लोग को टिनाइटस, कान में सनसनी वाली आवाज़ बहुत पेशेंट मिल रहा है कि कान में हमेशा इस कान में सनसनी रहता है या इस कान में सनसनी, जिसको हम लोग टिनाइटस कहते हैं। दूसरा हियरिंग लॉस भी कुछ मिल रहा है, मे बी वायरल लेब्रिंथाइटिस के चलते इनर ईयर में जो इफेक्ट करता है कोरोना वायरस, उसके चलते होड़ हाउलिंग काफ़ी केसेज आ रहे हैं पोस्ट कोविड। इस साल पहले तो ठीक थे, जब से कोरोना हुआ उसके कान में कम सुनाई दे रही है और सनसनी आवाज़ भी आ रही, ट्रेन जैसा, झिंगुर जैसा वगैरह। अगर डॉक्टर उसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि ये पेशेंट्स को जब एक ईएनटी स्पेशलिस्ट देखेंगे और कान के अंदर कुछ भी ढूंढने की कोशिश करेंगे वहाँ नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है, सही इंटरनेट। तो जो ये मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जो वायरस है, ये वायरस जाके ब्रेन में, जैसे एक बड़ा ब्रेन सेरिब्रम होता है, एक छोटा ब्रेन पीछे छोटा मगज जिसको बोलते हैं, उनके जो सेल्स होते हैं उसको सेलेक्टिवली जाके डैमेज करता है। तो ये जो नाक के थ्रू जो वायरसेस जो हम बोलते हैं ट्रैवल करते हैं, उसमें देखा यह गया है कि ये जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स होते हैं, जो सेल्स माने स्मेल का, ये नर्व में कोई पर्टिकुलर डैमेज नहीं दिखती है। ये नर्व जहाँ पे ओरिजिन हुआ, वहाँ पे जहाँ पे कि ब्रेन उस नर्व को स्मेल को कंट्रोल कर रहा है, उस सेल्स में डैमेज होती है, ये पाथवे इंटैक्ट रहता है। अच्छा। आप पहले भी देखे होंगे, जो भी वायरल फीवर होता था तो सबसे पहले आपकी स्मेल चली जाती है। हाँ, स्मेल और टेस्ट। हाँ, इसमें वो स्मेल और टेस्ट ज़्यादा
तो लोग बहुत कोविड पेशेंट घर में सब कुछ सूंघते चलते थे कि हमको आया कि नहीं आया। तो इसमें वही है। तो इसी तरह से क्या हुआ है कि जो ब्रेन के सेल्स में जहाँ पे भी डैमेज हुआ है उसकी वजह से, अगर हियरिंग वाले एरिया में हुआ है, जो ब्रेन की जो सेंटर जो है, अब वो वहाँ डैमेज हुई है तो यहाँ से सब इंटैक्ट है नर्व सारे, बट वो उसको इंटरप्रेट नहीं कर रहा है ब्रेन का वो जो पार्ट है। तो ये टिनाइटिस के रूप में, और ENT सर्जन्स परेशान रहते हैं। कॉज फाइंड आउट होता नहीं, कॉज फाइंड आउट होता नहीं है, क्योंकि आप CT स्कैन MRI जब करेंगे तो कुछ सेल्स डैमेज हुए हैं, और CT स्कैन और MRI सिर्फ स्ट्रक्चर बताता है आज के तारीख में जो कॉमनली अवेलेबल करते हैं। तो ब्रेन के डॉक्टर बोलेंगे सब ठीक है, ENT के डॉक्टर बोलेंगे सब ठीक है, क्योंकि दिख तो उनको सब ठीक ही रहा है, बट डिपेंड करता है और भी बातें हैं। जैसे कि अगर सीवियर कोविड जिसको हुआ है और हॉस्पिटल में भर्ती थे, तो मैंने 3-4 तरह की कारण बताए जो कि आम लोगों को शायद सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगे। अगर उस दौरान ऑक्सीजन की लेवल काफ़ी कम हो गई हो तो सबसे ज़्यादा सफ़र ब्रेन करता है। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट सफ़र किया है ये MRI आपको शायद नहीं बता पाएगा। अगर मान लीजिए कुछ ऐसे पार्ट हो जो रोशनी वाली हो, या स्मेल वाली हो, या सुनने वाली हो, या इंटरप्रिटेशन वाली हो, समझने वाली हो, बोलने वाली हो, तो ऐसे करके, तो ये इन्होंने कहा जो टिनिटस, ये हमने भी देखा है। वो हेडेक लेके आएंगे और बोलेंगे कान में साए साए आवाज़ आती है। हेडेक तो ठीक हो जाता है जिस किसी और कारण से भी रहा हो, ये साए साए आवाज़ ठीक नहीं होती। और शायद मैं मानता हूँ कुछ दिनों के बाद जब धीरे धीरे चीज़ें रिकवर करेगी, बट कोई ऐसा साए साए की आवाज़ में तो लोग मेंटल हॉस्पिटल भी जाते हैं ये उसे दिखाने के लिए। जो कोई भी बीमारी अगर आपको कहते हैं कान में जब साए साए हो रहा है मतलब कि कुछ गड़बड़ है, वहां जाके दिखाइए। कोई भी बीमारी अगर आपको ठीक नहीं हो रहा है तो अंत में वहां लेके पहुंचा। हाँ डॉक्टर साहब कोई आप कुछ नहीं, मैं यही टिनाइटिस पार्ट पर ही बोल रहा था। बहुत सारे केसेस आते हैं जो कि पोस्ट कोविड कम सुनाई दे रहा है, हियरिंग टेस्ट करते हैं सब नॉर्मल है, तो ये पता नहीं लगता है कि आफ्टर कहाँ इफेक्ट किया था। जैसा डॉक्टर संजय ने बताया कि ब्रेन का किसी पार्ट में, जैसे सब ऑर्गन के लिए पार्ट बना है, विजन का पार्ट है, हियरिंग का पार्ट है, उस पर्टिकुलर पार्ट को जरूर इन्वॉल्व किया होगा जिसके चलते ही परेशानी पेशेंट बोलते रहते हैं। आपके यहाँ जो पोस्ट कोविड वाले इफेक्ट वाले लोग आए हैं उसमें कितने लोग थे जिन लोगों ने उसके पहले उसके बाद और दोनों वैक्सीन ले लिया था और उसके बाद भी उनको ये असर था? डॉक्टर झा, दोनों वैक्सीन के बाद तो नहीं, लेकिन एक वैक्सीन के बाद तो बहुत सारे केस थे हमारे पास। एक वैक्सीन लिए हुए थे फिर भी कोविड हुआ, और दोनों के बाद वाला तो हमको एक्सपीरियंस, एक वैक्सीन वाला तो हमारे अपने घर में था, मैडम को हो गया था, एक वैक्सीन ले चुकी थी फिर भी हो गया था। हाँ डॉक्टर संजय कुमार, 2 वैक्सीन के बाद तो मेरे ही यूनिट में 2 हमारे PG हैं जिनको हुआ है, और उसमें एक को तो पहले कोविड हुआ, फिर उसने वैक्सीन लिया, फिर हुआ, ऐसा तो मिल रहा है। नहीं तो हम ये कह रहे हैं कि तब वैक्सीन पर अगर हम बात करें जिस पर हम सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, पूरी दुनिया जोर दे रही है वैक्सीन पर, तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद भी आपके यहाँ PG को हो गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ के ये जो हेल्थ में बहुत ऊंचे पद पर थे डॉक्टर मिश्रा, वो दोनों वैक्सीन ले चुके थे, उनको कोविड हुआ भी था, उसके बाद फिर कोविड हुआ और चल बस। तो ये रेयर केसेज है या आम है? नहीं है, ये जो वैक्सीन है ये ट्रांसमिशन को कम करता है, इन्फेक्शन होने से रोकता है, लेकिन कम्प्लीटली रोकता नहीं है। लेकिन ये निश्चित है कि मॉर्टेलिटी बहुत कम है, मृत्यु दर बहुत कम है। वैक्सीन लेने के बाद अगर इन्फेक्शन होता है, तो मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा अपने ही हॉस्पिटल में कि वो कह रहे थे कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि इस बार कोविड हुआ है। हाँ, तो सिम्टम भी उन लोगों को कम है जिन्होंने वैक्सीन लिया है। जैसे जमशेदपुर में मेरे एक मित्र हैं, उनके परिवार में सबको हुआ, डॉक्टर साहब को इन्हें लिया था वैक्सीन, तो खूब आराम से बातचीत करते मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि मुझे इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन घर के और लोग हैं वो कुछ फीवर है, बॉडी एक है, लिथार्जिनेस, ये सब है, लेकिन धीरे धीरे सब रिकवर कर गए। लेकिन इतना निश्चित है कि जो वैक्सीन लिए हैं उनमें सिम्टम की सिविरिटी कम होती है, माने सिम्टम उतना ज़्यादा नहीं रहता है लेकिन कम, बहुत ही कम टॉलरेट कर सकते हैं आप उसे, लेकिन और मृत्यु दर बहुत कम है। नहीं, हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं वैक्सीन लेना ही लेना है। जी जी, जहाँ मिले जैसे मिले आपको वैक्सीन लेना है। जी आप कुछ कहें? जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अपने दर्शकों के लिए ये कन्फ्यूजन सभी लोगों को है। आपने वैक्सीन लिया, हाँ, शरीर अब वो रिस्पॉन्ड करेगा, हाँ, और
इस रोग के प्रति प्रतिरोध क्षमता बढ़ाएगी। हर एक शरीर अलग अलग है, बिल्कुल वैक्सीन सेम सबको दिया जा रहा है। बिल्कुल। बहुत सारे पेशेंट जिनको कि मल्टीपल बीमारी है और बॉडी की इम्यूनिटी कम हो गई है, वो प्रतिरोध क्षमता कम बनाएगी। यंग पेशेंट्स में इम्यूनिटी पहले से भी अच्छा है और आपने ये दे दिया तो इनकी प्रतिरोध क्षमता ज़्यादा होगी। अब किसको दोबारा होगा वैक्सीन, डबल वैक्सीन के बाद या सिंगल वैक्सीन के बाद, वो इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतिरोध क्षमता या इम्यूनिटी कितनी बढ़ी है। तो मल्टीपल बीमारी वाले में, ओल्ड एज वाले में ये प्रतिरोध क्षमता उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी कि यंग पेशेंट्स बढ़ेगी। इसीलिए वैक्सीन के बाद भी सीनियर सिटीजन्स और मल्टीपल डिजीज वाले पेशेंट, जिसको हम कोमॉर्बिडिटी बोलते हैं, उनको फिर भी सतर्क रहना चाहिए। तो ये कोई वैक्सीन लेने का मतलब कोई एक परमानेंट सुरक्षा कवच के रूप में न ले हम सब। हमारे इसको हम छाता माने कि अगर बरसात आ रही है, हल्की फुल्की बरसात है तो हमको भिंगाएगी नहीं, और सर तो हमारा बचा रहे कम से कम कितना हो, बहुत ही अच्छा, लेकिन साइक्लोन है तो हम क्या करेंगे। बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। ये अगर ये बल्कि आप बरसाती नहीं है, छाता है। आप अगर मुझे परमिट करें तो मैं अपने मरीजों को ये उदाहरण देना शुरू करूंगा। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, बट आपको कोई इम्यूनिटी प्राप्त नहीं होगी, वरदान नहीं प्राप्त हो गया कि आपको कुछ नहीं होगा। और जैसा इन्होंने कहा कि उसमें भी जिनको होता है, कुछ लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं क्योंकि इनकी इम्यूनिटी ठीक थी, कुछ लोग की डेथ भी हो जा रही है। खास करके आपने एक और सवाल थोड़ी देर पहले पूछा था कि पोस्ट कोविड, ये लॉन्ग कोविड सिम्टम जो लेके आ रहे हैं, उसमें मेंटल प्रॉब्लम्स, जो डिप्रेशन और सारी बातें तो है ही, सांस लेने वाली प्रॉब्लम दोबारा देखा जा रहा है कि उनको फिर से सांस लेने प्रॉब्लम आ रही है, घर जा रहे हैं फिर आ रहे हैं। तो लंग्स कितनी डैमेज थी, कितनी रिकवर की, एक तो ये। और दूसरी चीज है कि अभी जो देखा गया था यंग पेशेंट्स, हमारे यहाँ एक डॉक्टर हैं, मरीजों की बहुत सेवा करी उन्होंने कोरोना में, लेकिन वो इतने बुरी तरह से बीमार पड़े और जब देखा गया तो उनके लंग्स की एंजियोग्राफी की गई, और लंग्स की एंजियोग्राफी में दिखा कि लंग्स में जो खून की नलियां हैं, धमनियां हैं, उसमें खून जमा हुआ पाया गया। और पोस्ट हम लोग लॉन्ग कोविड की तरह उनको देख रहे थे। ये जब जानकारी आई तो उसके बाद बहुत सारे पेशेंट्स में ये जांच की गई तो ये ज़्यादा मिला, और फिर उसकी दवा दी गई उसको क्लॉट को हटाने के लिए, तो रिकवरी हुई। लेकिन इन सारे प्रोसेस में इतनी ज़्यादा समय लग जा रही है। ये मैं यंग पेशेंट की बात करूँ, यंग डॉक्टर्स को भी ये प्रॉब्लम हुई है। फिर भी हम अपने दर्शकों को सलाह देंगे कि वैक्सीनेशन जरूर लें, क्योंकि बचाव तो देती है, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई इफेक्ट बर्ड्स नहीं है। तो तीन पार्ट में अगर हम बांटे हैं, एक तो बरसाती है, हाँ, तो बरसाती भी बहुत पानी पड़ने पर घुस ही जाता है थोड़ा बहुत, है ना, और एक छाता है, जो छाता आपको ऊपर वाला पानी जो है बहुत हद तक आधा देह जो है बचा के रखेगा, ये दो है। और तीसरे कंप्लीट प्लास्टिक की पहन लीजिए आप, तो प्लास्टिक नहीं है कंप्लीट, जिसमें कि आप कंप्लीटली उससे मुक्त रहें। इसलिए वैक्सीनेशन एक इंग्लैंड में बहुत बड़ी स्टडी है यूके की जी, उसमें उन्होंने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया, मैं उतना ही कहता हूँ जी। अगर आपके शरीर में इम्यूनिटी कम है, हाँ, तो इन्फेक्शन बार बार होगा, मृत्यु दर कम होगी। हाँ, हाँ, और अगर इम्यूनिटी ज़्यादा है तो इन्फेक्शन कम होगा, मृत्यु दर ज़्यादा होगा। यही है। हाँ, दो चीज़ और हम जानना चाहते हैं। एक तो ये कि बड़े पैमाने पर लोग सीटी स्कैन कराने लगे हैं कि हमारे फेफड़े की स्थिति क्या है, क्या कराना चाहिए सबको बिना डॉक्टर की एडवाइस के सीटी स्कैन। उसके साथ दूसरी चीज़ ये जुड़ी हुई है कि बहुत सारे लोग अभी भी अपने हिसाब से दवाएं खा रहे हैं, होने के संदेह में भी बचाव के लिए। तीसरे ये कि हमारा प्रोटोकॉल जो है, उस प्रोटोकॉल में लगातार चेंजेस हो रहा है, लेकिन एक प्रोटोकॉल नहीं चेंज हुआ है, वह मास्क पहनना, वह है दस्ताना पहनना, वह डिस्टेंस बनाना। ये तीन वाला जो है वो नहीं चेंज हुआ है। थोड़ा सा आप तीनों लोग बताएं इसके बारे में, आप ही शुरू करिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वैक्सीन तो ले लिए प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन हमारे लाइफस्टाइल में, जैसे बीमारी के बारे में बोलते हैं ना कि आप लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइए, दो तीन चीज़ें तो आत्मसात कर लेनी चाहिए। एक कि कहीं भी जो हम देखते हैं एकदम एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे हैं, चाहे सिनेमा हॉल में पहले जिस तरह टिकट लिया करते थे, या रेलवे स्टेशन तो गाड़ी में घुसने के, या बस स्टैंड या जमीन पे लेटे हुए फ्लैट, साफ सफाई को इंडिविजुअल लेवल पे बढ़ानी होगी। जो हम हाथ साफ करते हैं, सैनिटाइजर धीरे धीरे चेंज होकर साबुन पानी पे ही होना है घर में। और जो पुरानी पद्धति थी, घर में आते थे तो हाथ पांव धोकर लोटा से पानी हाथ पांव धोते थे, पोंछते थे, तब घर में घुसते थे। जूता चप्पल अपने घर के अंदर न लाएं। बहुत लोगों में अभी भी है कि नहीं हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल आ सकते हैं जूता पहन के। जूता बाहर रखिए क्योंकि जूता सड़क का है, और घर के अंदर की चप्पल पहन सकते हैं तो पहनिए। एक ये। दूसरा, बाहर के जो कपड़े आप कर रहे हैं, अब सब लोगों के लिए संभव नहीं है, जहाँ जो अफोर्डिंग में नहीं है, बट
कम से कम बाहर के इन्फेक्शन को बाहर रखें, उनको साफ सफाई करें। और जो हम पर्सनल हाइजीन की बात पहले करते थे, कहीं इधर छू दिए उधर छू दिए, हाथ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है जी, फल खाओ तोड़ लो तो फल है भगवान का दिया हुआ, ऐसी सब बातें से हम बचें, हम उनको धो के रखें, जितना हो सकता है साफ सफाई बढ़ानी होगी। बाजार से जो सामान लाते हैं कैसे गोडाउन में रखे हैं, चूहा है, बिल्ली है, उसका यूरिन पड़ा हुआ है, आप घर में जब ला रहे हैं तो आज जैसे हम बोले रिलीजियसली आप उसको सफाई करते हैं, इसको ना छोड़ें। बाहर से जो चीज आ रहा है उसको आप साफ सफाई करके घर ले, पूजा पाठ में जैसे साफ सुथरा करते हैं वैसे तो साफ करके ही लेकर आप पूजा पाठ जब करते हैं, हाँ। भगवान के प्रति जब आप लीन होते हैं, और वहां पे जो आपको दिमाग में आता है, हाँ। हर एक इंसान में भगवान है, हाँ। आप अपने घर के लोगों को भगवान समझिए और उनके स्वास्थ्य के लिए भी आप वही काम करिए, साफ सफाई की जो बात कर रहे हैं। और बाजारों में भी सरकार के लेवल पे जो छू के इधर फेंका फेंकी, तो साफ सफाई हर एक चीज में घर और घर के बाहर बढ़ानी होगी। और उसके बाद हम लोगों को जो हम लोग टच करते हैं, जो हैंड शेक तो खत्म ही होते जा रहा है, अब वो नमस्ते वाली चीज आ गई है, वो करें। और सोशल डिस्टेंसिंग ये तभी होगा जब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हमारा देश में, और जिन जिन देशों में है वहाँ रिसोर्सेज कम है, कंपटीशन ज़्यादा, रिसोर्सेज के लिए ये प्रॉब्लम रहेगी। बट जहाँ तक हो सके जिन जिन चीज़ों की हमने पालन अभी तक की है, सरकार ने हमें करने को कहा है, उसको हम आगे भी जारी रखें। कोरोना के नंबर्स आए चाहे ना आए, आज कोरोना नाम की एक वायरस आई है, कल दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, बट ओवर क्राउडिंग को हमको किसी भी कीमत पे कम करनी पड़ेगी। और तीसरी चीज, जहाँ तक हो सके क्लोज्ड स्पेस को अवॉइड करें। नहीं, एक चीज़ हम कर सकते हैं ना, जैसे कि लाल बत्ती लगी रहती है, तो लाल बत्ती जब ट्रैफिक में लगी हुई है तो वहाँ पर टीटी करने से नहीं होगा। जब लाल बत्ती खुलेगा आप साइड में आगे सब लोग साथ में निकल जाइएगा, लेकिन भीड़ जमा करिएगा तब जाम में फंस जाइएगा। ये चीज ये पर्सनल डिसिप्लिन से आएगी, और ये पर्सनल डिसिप्लिन आएगी, थोड़ा सोशल डिसिप्लिन हम लोगों को, जो हमारे नेतृत्व है, सामाजिक नेतृत्व के जो लोग हैं, चाहे रिलीजियस लोग हो चाहे पॉलिटिकल लोग हो, इन दोनों को सामने आना होगा ये दिशा निर्देश देने के लिए कि ये हम ओवर क्राउडिंग कैसे करें। नहीं तो हमने कल भी देखा है कि बहुत लोग धरना प्रदर्शन पे चले आ रहे हैं कि आपने ये खोला तो वो क्यों नहीं खोला, इस तरह की बातें। सवाल है कि हम लोग को दिमाग से काम लेना होगा कि कोई भी जगह किसी भी यूज के लिए बनी हो, अगर वहां पे अनायास ओवर क्राउडिंग हो रही है तो उसको अवॉइड करें, आप अपने प्रोटेक्शन के लिए। और सब लोग अगर अपनी प्रोटेक्शन की बात करने लगेंगे तो सब लोग की प्रोटेक्शन हो जाएगी। अगर हम लोग ये करके चलना करेंगे, और हम लोग अभी अब देखते हैं हमारे देश के लोग जब विदेश जाते हैं तो खिड़की के बाहर शीशा निकाल के थूकते नहीं है, बट हमारे यहाँ थूकना शान समझी जाती है। और अगर किसी ने टोका तो वो कहेंगे कि हम तुम्हारे ऊपर थोड़ी थूके, हम तो रोड पे थूके हैं। सही बात। पर रोड भी आपके इस्तेमाल की चीज है। आप समझिए कि आप जहाँ गंदगी कर रहे हैं वहाँ पे जूता आप डाल रहे हैं, और वो जूता को अपने घर ला रहे हैं। गड्ढा किसी और के लिए नहीं खोदी जाती है, वो खुद के लिए खोद रहे हैं। ये कहावतें हमने बहुत सुनी हैं। कोरोना ने सब सिखा दिया हम लोगों को कि आप अगर कुछ गलत काम कर रहे हैं वो दूसरों के लिए नहीं है, वो आपके ऊपर आएगा लौट के। तो हम सब लोग ये फिलॉसफी हमारे बोलने में बड़ा आसान लग रहा है कि हमको ये करना चाहिए, बट हम सभी लोग थोड़ा थोड़ा भी प्रैक्टिस में, अमल में लाना शुरू अगर कर दे तो शायद हो जाए। जी डॉक्टर साहब, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, जैसा आप लोग सब जानते हैं कि इस वायरस का एंट्री नाक का मुंह से है, और हम लोग की बहुत खराब आदत है हमेशा नाक छूने की या मुंह को ऐसे पोंछने की, स्पेशली लेडीज सब में। तो ये हमको अवॉइड करना चाहिए। टच इफेक्ट जो है सबसे खराब इफेक्ट है। मास्क प्रॉपर्ली पहने जिससे नाक ढका हुआ रहे, मुंह आपका ढका हुआ रहे, और नाक को छुए नहीं, मुंह को छुए नहीं, और फालतू चीज़ लेकर के इधर उधर टच करते हुए फिर ये पर्टिकुलर 2 पार्ट, नाक मुंह कान को नहीं छुए तो फिर उतना जल्दी इफेक्ट वायरस का नहीं आएगा। अब बहुत ज़्यादा बचाव है इसके चलते, यदि आप ये 3 पार्ट का ध्यान रखें तो। इसलिए जोर दिया गया है कि आप मास्क जरूर पहने, आप प्रॉपर्ली पहने कि नाक भी ढका रहे, मुंह भी ढका रहे आपका। तो इस पर ज़रा हम लोगों को जोर देना है कि यदि आप कोई भी काम करते हो तो हाथ धो के फिर आप इस पार्ट को, स्पेशली इस पार्ट को, बाकी सब में उतना ज़्यादा डर नहीं, खतरा नहीं है, लेकिन नाक मुंह में जरूर खतरा है। यदि आप बिना धोए हाथ को यदि टच करते हैं तो वायरस जाने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है बना हुआ। डॉक्टर संजय सिंह, आप तो चूँकि जाना ही है अस्पताल जी, अस्पताल के अलावा भी अपना जो घर द्वार है, दोस्त मित्र, उनसे भी मिलना है, तो जो प्रोटोकॉल आप निभाते हैं उस प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि तीनों के तीनों डॉक्टर हैं, ताकि हमारे दर्शक भी उस प्रोटोकॉल को मेंटेन करें। डॉक्टर संजय ने बताया बहुत बढ़िया से, थोड़ा सा आप जो कपड़े में पहन के हॉस्पिटल जाता हूँ, घर में आते ही उसे एक बाहर एक जगह है उस जगह रखता हूँ, उसे घर के अंदर नहीं आने देता हूँ। है ये कि हवा के द्वारा
फेफड़ा में जाता है, तो अगर घर में रखूं तो हवा, अगर मान लीजिए कपड़े पर कहीं एक दो कुछ वायरस अगर जमे हों तो हवा चलने से हो सकता है उनके हमारी शरीर के अंदर आ जाए। इसलिए वैसे कपड़े को मैं बाहर रखता हूँ, हाथ पांव धो के, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया वैसे फिर घर में काम करता हूँ। घर में मैं अलग कपड़ा पहनता हूँ और जैसे बाहर जाना है फिर वो बाहर जाने वाले कपड़े को पहनता हूँ। नहीं, हमारे दर्शकों को जो प्रोटोकॉल मेंटेन करना ये मेंटेन करना चाहिए। अगर कहीं भीड़ से आ रहे हैं या सिंपल घूमने आए हैं तो उतनी बात नहीं है, उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन किसी समारोह में गए हैं जहाँ कुछ लोग ज़्यादा रहे हैं या कुछ ऐसे व्यक्ति से इनकाउंटर किए हैं जो खांस रहा है, उस कपड़े को घर के अंदर न ले जाएं, कपड़े को घर के बाहर ही रखें और दूसरे कपड़े को पहन के घर के अंदर जाएं। तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। और ये जो फेस मास्क है जो बाहर यूज किए हैं उसे भी घर के अंदर न लाएं, उसे घर के बाहर ही रखें। अभी एक और जो चीज़ आई है, जो मेडिसिन में प्रोटोकॉल चेंज हुआ है, ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल चेंज हुआ है, उसके बारे में थोड़ा बताइए ताकि सिम्टम्स के हिसाब से दर्शक जो सुन रहे हैं वो अपने लोगों को एडवाइस कर सकें करना क्या है। सिम्टम्स अभी जो डेवलप्स हो रहे हैं, किस सिम्टम्स में वो डॉक्टर के यहाँ ले जाएं, और इस बीच में जिनको लाना है वो क्या प्रोटोकॉल मेंटेन करें, पेशेंट के लिए भी और अपने लिए भी। देखिए, अभी दो तरह के पेशेंट हैं, एक कोविड और पोस्ट कोविड। पोस्ट कोविड में बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मोस्ट लाइकली उनके अंदर में वायरस है नहीं। वायरस जनरली 1 महीने के अंदर शरीर के अंदर नहीं रहता है, वो बाहर चला ही जाता है। तो हम लोग ये मान के चलें कि वो वायरस फ्री हैं और ये वायरस उतना डैमेज नहीं करता है शरीर को। वायरस के अगेंस्ट में जो इम्यूनिटी है वो ज़्यादा डैमेज करता है। जैसे डिजीज़ को हम लोग 3 स्टेज में बांटते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। लोग सीरियस होते हैं थर्ड स्टेज में, जहाँ वायरस का कोई एक्ट नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, केवल इम्यूनिटी ही उसको करता है। एक्चुअली ये वायरस तो बनाया गया था, वायरस तो लेबोरेटरी से आया है और ये बनाया गया था HIV का बैक्टीरियोफेज के रूप में HIV वैक्सीन के लिए। इसलिए इसमें इम्यून शक्ति ज़्यादा है। तो ये जब शरीर में जाता है तो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और किसी में ज़्यादा एक्टिवेट होता है तो चिंता का कारण बन जाता है। तो पोस्ट कोविड में भी यही है कि पेशेंट लोग ठीक हो गए हैं और फिर धीरे धीरे वो इम्यून सिस्टम जो शरीर में एक्टिवेटेड है वो धीरे धीरे एक्टिवेट करके वो थ्रेशोल्ड पर पहुंचा और फिर वो अपना सिम्टम देने लगा। इसलिए वैसे लोगों से, उनसे दूसरे के परिवार के अन्य सदस्यों को कोई खतरा नहीं है। खतरा सिर्फ है वैसे लोगों से जिनको पहली अभी उनके शरीर में इन्फेक्शन हुआ है और 1 महीना के अंदर के हैं, उन्हीं को है। अब बाकी पोस्ट कोविड वालों से नहीं है खतरा। तो जो पोस्ट कोविड के हैं उनको फिर कहीं दोबारा इन्फेक्शन नहीं हो, जो हम लोग जनरली मास्क पहनते हैं, हाथ धोते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, उतना ही करना चाहिए। लेकिन जो कोविड वाले हैं जिसमें घर में है कोई व्यक्ति, उन्हें लक्षण है ऐसा कि कोविड हो सकता है, तो जैसा हम लोग कोविड में आइसोलेट करते थे, दूरी बना के रखते थे, वैसे करना चाहिए और चिकित्सीय सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर संजय कुमार, एक और वो सवाल कि मैंने पूछा था कि CT स्कैन करा करके फेफड़े की जानकारी लेना है, वो क्या है, वो करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखिए ये तो फिर उसी टाइप से हो जाएगी कि हम ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन पुअर हो जाएगी। चिकित्सक को लगा कि हाँ ये पोस्ट कोविड है या फ्रेश कोविड है, और HRCT स्कैन थोरैक्स हम बोलते हैं उसको, बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेशन है। क्योंकि बहुत सारे कंडीशन में, जैसे डॉक्टर साहब एग्री करेंगे कि RT-PCR नेगेटिव आ गई, 30% में नेगेटिव आ रही है और अभी वाले में 50% से ज़्यादा नेगेटिव आ रही है, और सिम्टम्स हैं लंग्स में, चेस्ट में इनको स्टेथोस्कोप से फाइंडिंग मिली है, चेस्ट एक्सरे में दिखा ना दिखा, अब उसको फर्दर क्लासिफाई, डिफाइन या ये डॉक्टर का काम है ना, हमारा काम नहीं। पूरा का पूरा काम डॉक्टर का है। जी। लोग, आपने सही कहा, हमने भी देखा है, हमने HRCT करा ली। मैं आपको बताऊं इससे हुआ क्या है कि हर एक जगह लोग HRCT कराने चले गए हैं, रेडियोलॉजिस्ट सब जगह उतने अवेलेबल नहीं हैं और उनके ऊपर लोड पड़ गया और उनकी रिपोर्टिंग भी पुअर हो गई। ये नुकसान रिसोर्सेज की मैं बोलता हूँ अंडर प्रेशर आ जाने से। अपने से बिल्कुल नहीं कराना चाहिए जब तक डॉक्टर ने नहीं कहा, और डॉक्टर क्यों करा रहा, क्या देखना चाहता है, बिल्कुल उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ना कि कोई कोरम कंप्लीट करना। एक और एंटीबॉडीज टेस्ट, उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या, डेवलप किया कि नहीं किया? तो संजय भी बता पाएंगे। एंटीबॉडीज टेस्ट देखिए, सीरो सर्विलेंस
जो पूरे देश में बेसिकली एक ये रिसर्च टूल के रूप में अगर सरकार के हाथों में छोड़ दी जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो ये देखना है कि हमारे इस पॉपुलेशन में कितनी हर्ड इम्यूनिटी। हमारा समय चूंकि खत्म हो रहा है, इसलिए जो करना है डॉक्टर को करने दीजिए, सिम्टम्स लेके डॉक्टर के पास जाइए। आपको जो प्रोटोकॉल बताया गया है ये करना है, ये नहीं करना है, उतना भर करिए, तो हमको लगता है कि बहुत हद तक जिस बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन हो रहा है, हम तीसरे फेज से, तीसरे वेव से बच जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप प्रोटोकॉल का पूरा पालन करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।